आदाब नाजरीन, प्रोग्राम वकील साहब में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, आज हमारे खास मेहमान हैं प्रोग्राम वकील साहब में एडवोकेट हिमाल अख्तर साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। हिमाल अख्तर साहब, आपका खैर मकदम है बहुत बहुत न्यूज़ 18 उर्दू में। शुक्रिया जनाब। जी वकील साहब, जिस तरह से मौजूदा हालात देख रहे हैं आप, कोविड का एक लंबा सिलसिला चलता रहा, मामला अब कुछ ठीक ठाक हो रहे हैं, लेकिन कानूनी मसाइल लोगों के हर वक्त अपनी जगह बने रहते हैं। तो इस बार कोविड के हालात तो बदल रहे हैं, लेकिन लोगों के कानूनी मसाइल कैसे हल किए जा रहे हैं अदालतों में, और लोग अपने मसाइल को हल करने के लिए अदालतों तक कैसे पहुँचे, किस तरह से काम हो रहा है अदालतों में, ताकि लोगों को ये ना लगे कि कोविड है, अब हमारा केस का क्या होगा, कैसे होगा। एक अजीब व गरीब शक व शुबात में रहते हैं, या खदशा रहता है कि हमारा केस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में थोड़ी सी उनकी रहनुमाई फरमाएं। हाँ जी, देखिए, जहाँ तक कोविड के हालात हैं दुनिया के सामने आया है, कोई बताने की बात नहीं है बेशक। लेकिन जहाँ तक दिल्ली जुडिशरी का सवाल है, तो मैं दिल्ली जुडिशरी के बारे में बता दूं कि यहाँ इन्होंने 25% जो है फिजिकल हियरिंग शुरू कर दी है, लेकिन 75% जो हियरिंग है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे है। अभी 3 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट से मेरी मुलाकात हुई और हम लोगों ने इस बात को रखा कि यहाँ चीज़ों को यहाँ हियरिंग को फिजिकल खोला जाए, क्योंकि यहाँ ना तो क्लाइंट उतना अवेयर है, ना ही वकील बहुत सारे इतने अवेयर हैं वीसी से। तो चीफ जस्टिस ने हमें वादा किया है कि वो मीटिंग कॉल करेंगे और जल्द से जल्द फिजिकल हियरिंग खोलने की बात करेंगे, क्योंकि सेहत भी जरूरी है, लेकिन सेहत के साथ साथ जिंदगी की दूसरी जरूरियात जो है वो भी जरूरी है। बेशक तो चीफ जस्टिस ने हमें वादा किया है कि जल्द अज जल्द शायद वो 15-16 तारीख से फिजिकल खोलेंगे। तो अगर फिजिकल खोल देते हैं तो पुरानी जैसी चीजें कुछ दोबारा से शुरू हो जाएंगी। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। जहां तक रहनुमाई की बात है, तो हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो बराबर चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी लोग ताल्लुक कर सकते हैं और करके अपनी ग्रीवांसेस रख सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अब कॉलर्स जुड़ने शुरू हो गए। नाजरीन, मैं आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम नाजरीन को ये बता दूं कि आप जब भी वकील साहब से सवाल करें तो टीवी का जो ऑडियो है, वॉल्यूम है, वो बंद कर दें, म्यूट कर दें, और फ़ोन पर सवाल करें और जवाब भी फ़ोन पर सुन लें, ताकि वकील साहब को आपका सवाल बेहतर तरीके से सुन पाएँ और आपके सवाल के मुताबिक ही वो जवाब देंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम एक तरह से आपकी सलाह है, आपके लिए तजवीज़ है। आपको अपने केस के मसले में अपने वकील से ही आगे की कार्रवाई करनी है, लेकिन यहाँ पर जो हिमाल अख्तर साहब है, वो वाइस चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो आपके सवाल, आपके कानूनी मसले को जिस तरह से आपने रखा है उसी हिसाब से वो उसका आपको जवाब देंगे। तो आइए, हमारे स्क्रीन पर नंबर भी जो है स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें और अपने कानूनी मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। आइए, कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो, कौन, कहाँ से भाई? हाँ सर, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर, मेरा नाम मुन्ना अहमद है जी। और मैं तो सवाल करें, ये जानना चाहता था कि अगर एग्रीमेंट में सेकंड पार्टी का दस्तखत नहीं है तो एग्रीमेंट वैलिड है? अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट में लीगल हेल्प मिलता है क्या, हेल्प इसके लिए? बस जी। वकील साहब, आपने सुन लिया सवाल? नहीं, पूरी बात समझ में नहीं आई। एक तो ये पूछ रहे थे कि अगर एग्रीमेंट में एड्रेस नहीं है, एक तो ये है। हेलो हेलो। हाँ, इनका सवाल रिपीट करें। आप अपना सवाल रिपीट करें और आराम से बताएं। जोर से बात करूं तो? जी जी, जोर से लाउडली बात करें और आराम से बताएं। हाँ, ठीक है सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरे को एक तो एग्रीमेंट था जिसमें सेकंड पार्टी का दस्तखत नहीं था, और उसको लोअर कोर्ट ओवरलुक करके उसको डिग्री दिए जी। तो मैं उसको हाई कोर्ट में या लीगल एड सुप्रीम कोर्ट में मांग सकता हूँ क्या हेल्प? सेकंड पार्टी का सिग्नेचर नहीं था उसमें। अगर सेकेंड पार्टी का सिग्नेचर नहीं है तो एग्रीमेंट ही नहीं है मेरे हिसाब से जी। और क्योंकि जब तक के सिग्नेचर दोनों पार्टी के नहीं होते वो एग्रीमेंट होता ही नहीं है। एग्रीमेंट का मतलब ही यही है कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस जी। बिल्कुल। और जहां तक लीगल एड का सवाल है, तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लीगल एड के रूम्स बने हुए हैं। अगर कोई आदमी उससे इनकम की एतबार से वो गरीब है तो वो जाकर लीगल एड की मदद फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयर ले सकता है। जी चलिए, उम्मीद करता हूं
आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो बहरहाल जिस तरह के एग्रीमेंट होते हैं, जिस तरह की कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, उसमें वकील साहब किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं जो नोट रखनी चाहिए अपने जहन में कि हम किस तरह का एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर के जो लवाजमात हैं, जो तरीक़ेकार है, उसको कैसे, मतलब लोगों को आप अगर एक थोड़ा रोशनी डाल दें इस पर कि एग्रीमेंट किस तरह से होनी चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब है कि ऑफर, एक तरफ से ऑफर हो और दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस हो जी। तो ये दो चीजें जरूरी हैं और स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए, प्लस उस पे गवाह मौजूद होने चाहिए, लिखत में होना चाहिए। ये एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है जी। सर इसमें जैसा कि उन्होंने कहा कि कभी सिग्नेचर नहीं है, कोई साइन नहीं करता है, तो कोई जो है आपको थंब लगा देता है, अंगूठा लोग लगाते हैं। अगर थंब लगा देता है दैट इज मोर देन एनफ, मतलब उसकी कंसेंट राइटिंग में लिखी हुई दिखाई देनी चाहिए, लिखी हुई छपी हुई दिखाई देनी चाहिए। जी जी। एग्रीमेंट का मतलब ही यह है कि राइटिंग में होना चाहिए। अगर उसके दस्तखत नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अंगूठा है तो वो मोर देन एनफ। जी बिल्कुल। सर सिग्नेचर के हवाले से अक्सर लोग एग्रीमेंट्स वगैरह पे इनिशियल भी कर देते हैं, तो लोगों को आइडिया नहीं होता जी, इस तरह इस चीज में भी मसले होते हैं कभी। हाँ नहीं, अगर इनिशियल है तब भी माने जाएंगे जी, तब भी माने जाएंगे। वो उस इंसान की कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस दिखाई देनी चाहिए, किसी भी फॉर्म में, इनिशियल में हो, सिग्नेचर में हो, थंब इंप्रेशन में हो, तो एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक और कॉलर हैं, आइए जोड़ लेते हैं उनको। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम हेलो, वालेकुम। कौन, कहाँ से भाई? हैदराबाद से अब्दुल कयूम बात कर रहा हूँ मैं। जी सर, सवाल करें अपना। हाँ जी, मैं SBI में लाइफ का पॉलिसी होल्डर हूँ जी। तो 15 दिसंबर को मेरे अकाउंट से 2 मरतबा डिडक्ट हुए 4,000 प्लस 4,000। यूजुअली मंथली 4,000 रुपये डिडक्ट होते हैं ऑटो डेबिट के जरिए जी, लेकिन इस मरतबा 8,000 रुपये जो है अकाउंट से चले गए जी जी। तो खतो किताबत मेलिंग वगैरह जारी है उनसे, लेकिन वो एक दूसरे पे इल्जाम वो कर रहे कि वो ऐसे बैंक जिम्मेदार है, वो कह रहे कि SBI लाइफ वाले जिम्मेदार है, इस तरह का जी। तो रकम ना मिलने की सूरत में मेरे पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं, उसका जवाब चाहता हूँ मैं। जी बिल्कुल, वकील साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। जी वकील साहब। देखिए, इसमें इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कही है ना जी जी। हाँ, तो इसमें इनके पास, क्योंकि ये कंज्यूमर है, उसके ये कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं जहां कोर्ट फीस भी नहीं लगती है। एक सिंपल सी एप्लीकेशन लगा के ये अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं और इनको इनका क्लेम मिलेगा जी। उसमें कंज्यूमर फोरम में किसी वकील की जरूरत भी नहीं होती है, अगर चाहे तो एप्लीकेशन देके खुद जाती तौर पे पेश होके, क्योंकि बहुत बड़ा मसला नहीं है, इनका जाके एप्लीकेशन लगा के वहां इनको जुर्माना भी दिलाया जा सकता है जी। इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन किस तरह का होगा इनका? भाई ये कागजी सबूत दिखाएंगे कि जो इन्होंने बात बताई है उसी के सबके कागज लगा देंगे साथ में फोटोकॉपी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, उम्मीद कि आपको भी आपका जवाब मिल गया होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आप एहतियात से काम लें जब भी आप कानूनी मसाइल हैं, या तो फिर किसी कानूनी जानकारों से थोड़ी सी राय ज़रूर ले लें। कोई भी आप काम करते हों तो राय ज़रूर ले लें, अपने तौर पर क़यास न कर लें कि ऐसा कर लूँ तो ऐसे हो जाएगा। तो इसी तरह के मामलों में या ज़बानी मामलों में आकर कानूनी उलझनें बढ़ जाती हैं। तो आइए एक और कॉलर को जोड़ लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है कोई कॉलर नहीं है। वकील साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, लोग अपने तौर पर क़यास करके जिस तरह से कागजी कार्रवाई कर लेते हैं, वो बड़ा मसला हो जाता है आगे जा कर के। तो किस तरह के स्टेप्स जो है अपने तौर पर लेना चाहिए किसी भी तरह के मामलात के लिए? देखिए, अगर कोई आपको नया मायदा करने जा रहे हैं, कोई नई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, कोई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लीगल ओपिनियन जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले से लीगल ओपिनियन ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर गलती की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। बिल्कुल, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन कानून अपनी रिक्वायरमेंट देखता है। जैसे मसलन आपने एक बात पूछा कि एग्रीमेंट कर लिया और आपने उससे साइन नहीं कराए, तो अगर आपने पूछ लिया होता तो आपको लीगल एक्सपर्ट ने आपको ये लीगल एडवाइस ये दिया होता कि भाई आप दूसरे के साइन भी जरूर करा लें। बिल्कुल, क्योंकि एक आदमी, तो इसलिए एक छोटी सी राय जरूर ले लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर है, आइए जुड़ गए। हेलो हेलो
जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं बिहार से बोल रहा हूँ, मोहम्मद शकील। जी सर, अपना सवाल करें, वकील साहब सुन रहे हैं। जी वकील साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम शकील साहब। जी सवाल यह है कि अगर कोई पेपर है ब्लैंक जो है A4 साइज का पेपर, जो स्टम्प पेपर नहीं है, उस पर अगर कोई एग्रीमेंट बनता है जैसे कोई कर्ज लेने के लिए, ठीक है जी, उस पेपर पे दोनों पार्टी का साइन होता है, जो लेने वाला है और देने वाला है, लेकिन वो उस पर कोई स्टम्प नहीं है, कोई टिकट नहीं है, तो क्या वो वैलिड होगा? उस पर कोई गवाह भी नहीं है। जी वकील साहब। हाँ देख, वैलिड होगा, और अगर गवाह नहीं है तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये एग्रीमेंट हुआ था। जहां अब इनके दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या बिना स्टाम्प पेपर के वैलिड है, तो मेरा जवाब हाँ में है, ये बिना स्टाम्प पेपर के वैलिड है। अगर उसकी स्टाम्प पेपर की कोई रिक्वायरमेंट अगर किसी डॉक्यूमेंट के लिए है और नहीं है, तो बतौर रजिस्ट्रार वाले जुर्माना लेके उसको डॉक्यूमेंट को वैलिड कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर गवाह नहीं है, साइन नहीं है, तो उस हालत में अगर ये अपनी गवाही से साबित कर सकते हैं कि ये एग्रीमेंट हुआ था, तो एग्रीमेंट वैलिड है। तो लेकिन नॉर्मली तौर पे आम तो ये ध्यान रखें कि जब भी कोई एग्रीमेंट कराएं तो दो कंटेस्टिंग पार्टी होती है, लेकिन अगर एविडेंस होती है, कोई विटनेस होता है, तो वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर गवाह नहीं है तो वैलिड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। अक्सर इस तरह के सवालात हमें आते रहते हैं कि भाई स्टैम्प पेपर ज़रूरी है कि नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल था कि सादे कागज़ पर भी आप दस्तखत करते हैं और एग्रीमेंट होता है, सिर्फ आपको प्रूफ करनी है कि हाँ ये एग्रीमेंट हुआ था, ये इसके दस्तखत है, तभी वो वैलिड हो जाएगा। जैसा कि वकील साहब ने कहा कि कुछ चालान भर के आप उसको वैलिड भी करवा सकते हैं, कानूनी तौर पर उसकी अहमियत हो सकती है। बिल्कुल, एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो 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 जी, कौन कहाँ से? हेलो हेलो, सवाल करें। हाँ हाँ, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ जी। एक मल्टी स्टेट बैंक है पुणे में, BHR डी। वो उसमें जो हमने 4 लाख रुपए रखे जी, और 7-8 साल हो गए, वो जो बंद पड़ गई है। क्या हुआ है? हेलो, वो बैंक की जो बंद हो गई है, बैंक बंद हो गए, ठीक और ठीक उसके तमाम डायरेक्टर तो ये सभी जो है वो जेल में है। ठीक। BHR जी जी बैंक का नाम जी। तो उस बैंक से पैसा जो है अभी मिला नहीं, उसके लिए जो है क्या ठीक, आगे का एग्जाम क्या लेना है इनको? ठीक है वकील साहब, बिल्कुल आप फोन पर सवाल का जवाब देंगे वकील साहब आपको। वकील साहब, बैंक बंद हो गया है, जेल में है जिम्मेदार बैंक के, और इनका पैसा था डिपॉजिट, वो कैसे लेंगे? कानूनी कार्रवाई कैसे की जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि ये कोई शायद प्राइवेट बैंक की बात कर रहे हैं। जी जी। और जब इस तरह का सीन होता है तो वो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर देती है कोर्टें जी, कि उसके जिम्मेदार को। फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर के यहाँ जाके इन्हें एप्लीकेशन लगानी रहेगी कि भाई मेरा इतना पैसा था और उसके साथ में जो इनके पैसे थे उसकी सबूत होगा, कोई रसीद वगैरह होगी, उसको साथ लगा दें। तो फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर डिसाइड करेगा कि इनको उसके बदले कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा। क्योंकि वो जो बैंक, इस तरह का प्राइवेट बैंक होते हैं, उनकी तमाम प्रॉपर्टी, उनकी तमाम जो होती है उनको जब्त कर लेते हैं, और जो लाइबिलिटीज होती हैं उसके हिसाब से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इन्हें पता कर लगाएं कि उसका कोई ना कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया होगा जी, और वो उसके यहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन लगा दे, तो इनका जो भी होगा वो वहाँ से रिकवरी हो जाएगी। चलिए, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा जनाब। जिस तरह से वकील साहब ने कहा कि आप पता करें उस बैंक की तफसीलात के, वहाँ पर कुछ ना कुछ नोटिस तो लगा होगा कि वहाँ पर जिम्मेदार कौन है, कैसे है, तो वहाँ पर आप सरकार ने कोई ना कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पता करके अपने तफसीलात हासिल करें और सबूत के साथ पहुँचे। अगले कॉलर को आइए जोड़ते हैं। हेलो 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 जी, कौन कहाँ से? मैं बदरुद्दीन बात कर रहा हूँ पटना से। जी सर, सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि जमीन के लेन देन से मुताल्लिक एक कानून पास हुआ है, रेरा जी। क्या हमने अगर किसी को जमीन के लिए पैसे दिए और उन्होंने एग्रीमेंट किया, लेकिन उन्होंने जमीन भी न दी, पैसे भी मुतालबा करने पर वापस नहीं दिया, तो रेरा इसका हल निकाल सकती है क्या? ठीक,
ठीक है वकील साहब। और देखिए रेरा जो है वो स्पेसिफिक लॉ है सोसाइटी एक्ट वगैरह के लिए। अगर ये प्राइवेट आपने जमीन खरीदी है तो फिर आपकी ज्यूरिसडिक्शन जो बनती है वो सिविल कोर्ट को बनती है। और अगर प्रॉपर एग्रीमेंट है तो आप अगर जमीन लेना चाहते हैं तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा डाल सकते हैं कि कोर्ट उनको डायरेक्शन दे कि वो जाके सेल डीड बैनामा आपके हक में कराए, आपसे बाकी पैसे उनको दिलाए। और अगर देने की जमीन देने की पोजीशन में नहीं है तो आपने जो अमाउंट दिया है अगर उसमें आपने एग्रीमेंट में क्लॉज लिखी है डबल की तो आपको डबल अमाउंट मिलेगा, और क्लॉज नहीं लिखी है तो आपका जो अमाउंट होगा विद इंटरेस्ट आपको वापस कराने की कोर्ट डायरेक्शन देती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा इस कानून के मुताल्लिक। वकील साहब यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हमारी बातचीत और कानूनी मसाइल पर गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक। खैर मकदम है हमारे साथ एडवोकेट हिमाल अख्तर साहब जो कि हमारे मेहमान हैं, आज वाइस चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो आप अपने सवालात वकील साहब से कर सकते हैं। आपके जो भी कानूनी मसाइल और उलझने हैं उसमें आपकी एक रहनुमाई होगी ताकि आप अपने कानूनी मसाइल को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे हल करें। और इस सिलसिले में इस तरह की रहनुमाई कि पहले आपको खुद पता हो कि आपका मसला है क्या और उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और वकील के साथ किस तरह से इस मसले को उठाया जाए। और अगर आप कानूनी तौर पर अदालत में पहुंच चुके हैं और किस तरह का आपका मसला आगे बढ़ नहीं रहा है, जो कुछ भी पेचीदगियाँ हैं इस सिलसिले में आप हिमाल अख्तर साहब से सवाल कर मशवरा ले सकते हैं, तजवीज़ ले सकते हैं। तो स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इन नंबरात पर हमें कॉल करें, वकील साहब से रहनुमाई हासिल करें। वकील साहब, जिस तरह से कोरोना के दरमियान हमने अक्सर देखा कि जायदादों की जो ख़रीदो फरोख्त हुई है, इस दरमियान में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, अचानक कीमतें बढ़ी और कुछ कम हुई। लोगों ने बढ़ती हुई कीमतों के साथ उस वक्त ख़रीदा था, उन्हें लगा कि कीमतें कम हुई हैं, तब वो आगे मामला बढ़ा के कम करेंगे। ज़बानी तौर पर सारा मामला हुआ, लेकिन बात जो कि वो रुकी रही। तो इसरार ये था कि कीमतें गिरी हैं, कम हुई हैं, उस पर जो परचेज़र है ख़रीदना चाहते हैं वो चाहते हैं कि एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है। पहली बात यह कि एग्रीमेंट नहीं हुआ, सिर्फ ज़बानी तौर पर हुआ है और लेकिन उन्होंने बयाना दिया है। तो ऐसे में ऐसे ख़रीदार जिनको अब वो ख़रीदारी या तो रोकना चाहते हैं या फिर उसमें कीमतों को कम करके उसे हासिल करना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? देखिए, जहां तक प्रॉपर्टी के बाबत किसी एग्रीमेंट का सवाल है जी, तो जो एग्रीमेंट राइटिंग में है जी, वही एग्रीमेंट बाइंडिंग है पार्टी के ऊपर जी, पार्टियां उसी के लिए पाबंद हैं जी। अब आ जाइए जुबानी जमा खर्च का। जी, अगर कोई बात जुबानी है और दोनों पार्टी उसे तस्लीम करने के लिए तैयार है तब तो कोई नहीं रोक सकता। जी, लेकिन अगर दूसरी पार्टी उससे इनकार करती है कि हमारी कोई बात नहीं हुई तो फिर वो बात बेमानी है। तो जो बात लिखी हुई है सिर्फ वही बात प्रॉपर्टी के बाबत माने रखती है। बिल्कुल। अब जो एडवांस तो उन्होंने दिया है ज़बानी जी। तौर पर बातचीत के बाद जो एडवांस दिया है, जो कुछ पेमेंट किया है, तो उस सिलसिले में अब वो कैसे पेमेंट लें या फिर क्या करें उस सिलसिले में? देखिए ऐसा है कि कानून के हिसाब से जो चीज लिखत में है जी। तो उस लिखत ही बात को माना जाएगा। जी। अगर दो चीजें हैं, एक लिखत है और एक पार्टी जबानी कोई बात कहती है, तो जबानी बात की कोई अहमियत कानून में नहीं है लिखत के मुकाबले में। बिल्कुल। तो एक हाँ, इसलिए जुबानी जमा खर्च बेमानी है लिखत के सामने। बिल्कुल, कानूनी तौर पर एक मशवरा है लोगों के लिए कि ज़बानी तौर पर कोई भी किसी भी तरह के मुआहदे न करें। हाँ, उनके लिए मेरी राय ये है कि जो बात भी तय होती है वो लिखत में आ जानी चाहिए किसी भी शक्ल में। अगर लिखत में आ जाएगी तो आपको फायदा देगी और अगर नहीं आती है तो आप कहीं खड़े होने के लायक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। चलिए एक और कॉलर जुड़ गए हैं, जोड़ लेते हैं उनको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से? जी, बम्बई से बोल रहे हैं। जी, सवाल करें अपना। हाँ जी, हमने घर खरीदे थे जी। तो घर 30 लाख का हमने कागज था, 30 लाख का कागज वकील से हमने बनाए थे जी। जो बीच में जो एक मेन आदमी था जो हमारा लेन देन जो किया था जी। वो आदमी ने क्या किया ना, बाद में वो कागज से अपने हाथ से ना मिटा के वाइटनर लगा के ना 40 लाख का कागज कर दिए वो कागज को, क्योंकि अभी हमको रजिस्ट्रेशन भी करना है घर का वो जी। तो अभी वो बोले 40 लाख का है तो उसका रजिस्ट्रेशन का पैसा ज्यादा लगेगा। जो हम 30 लाख में खरीदे थे, वकील का जो थप्पा लगा था गवर्नमेंट के वो 30 लाख का ही था, लेकिन वो अपने हाथ से मिटा के कर दिए। तो बहुत से लोग क्या बोल रहे,
अब तुम जिससे खरीदे उसी को बुलाओ और फिर नया कागज बना लो। अब तुम ये 40 का कागज बताएंगे तो तुमको फिर पैसा ज्यादा ही लगेगा बोले। बिल्कुल। और वो क्यों किया, काय के लिए किया, उनका क्या फायदा था बीच में, हमको नहीं मालूम। जी, अभी जी। हमको भी जब अर्जेंट में वो जल्दी जल्दी से किया, हमको भी समझ में ही नहीं आया। ठीक। तो अब जो जिससे घर खरीदे वो बोल रहे कि मेरे को बुलाओ, मैं वो आके वकील के पास अपन नया कागज बना लेंगे जो 30 लाख का था हमारा। ठीक। तो क्या करना चाहिए उसके लिए पूछना। चलिए वकील साहब, आपके सवाल को सुन लिया। वकील साहब जवाब देंगे आप। जी वकील साहब। देखिए, मैंने अभी भी जैसे बताया था कि जहां जायदाद की खरीद और फरोख्त का मामला है तो वो सारी चीजें लिखत में होनी चाहिए जी। अब जैसे कि इन्होंने, मैडम ने बताया कि इन्होंने पहले 30 लिखा था लेकिन उसको बाद को व्हाइटनर लगा के 40 किया हुआ जी। तो वो गैर कानूनी है। मुनासिब ये है कि जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे एक फ्रेश एग्रीमेंट बनवा लें जी। लेकिन इस एग्रीमेंट को ना दें। जी। पहले उसे एग्रीमेंट को बनवा लें, उससे अपने सामने साइन कराएं, गवाहों के साइन कराएं, फिर रजिस्ट्री कराएं। जी। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। कानून वकील साहब के मशवरे के मुताबिक अपना काम को आप आगे बढ़ाएं। चलिए वकील साहब एक और कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो हेलो बोलिए। हेलो। कौन कहाँ से, क्या सवाल है वकील साहब से? जी कश्मीर से बोल रहे हैं। जी जी। तो बात यह है कि हमारी एक कंज्यूमर क्लेम थी स्टेट कंज्यूमर कमीशन में यहाँ कश्मीर में। जी। तो यहाँ जब अगस्त 2019 में यहाँ वो तो आर्टिकल 370 खत्म हो गया जी। तो स्टेट कंज्यूमर कमीशन ही बंद हो गया जी। तब से स्टेट कंज्यूमर कमीशन फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक। हमारी जो क्लेम है वो वही पेंडिंग है। ठीक। ये वकील साहब से पूछना था कि अब वो 1 साल से ज्यादा वर्षा हो गया पेंडिंग है। स्टेट कंज्यूमर कमीशन एबॉलिश किया या बंद कर दिया, क्या कर दिया उन्होंने, तो लेके हम कहाँ जाएं? हमारी लिए कोई रेमेडी है? ठीक। ठीक है, आपका जवाब मिलेगा। जी वकील साहब। देखिए, इनका कहना यह है कि इनका कोई क्लेम शायद कंज्यूमर फोरम में था। जी जी। और कंज्यूमर फोरम स्टेट खत्म हो गया है 370 के तहत, तो यूनियन टेरिटरी बन गया है। जी तो जी। मेरे ख्याल से 370 खत्म होने की वजह से कंज्यूमर फोरम खत्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि यूनियन टेरिटरी में भी कंज्यूमर फोरम होती है। ठीक। लेकिन अगर किसी एक्ट के तहत उन्होंने खत्म कर दिया है तो इनकी तमाम ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सिविल कोर्ट को चली जाती है। ठीक। तो वो क्लेम उठा के ये सिविल कोर्ट में डाल सकते हैं और जो रिलीफ इन्होंने कंज्यूमर, लेकिन सिविल कोर्ट में कोर्ट फीस जरूर लगानी पड़ेगी, लेकिन जो रिलीफ ये कंज्यूमर फोरम से मांगना चाहते थे वो सिविल कोर्ट से मिल जाएगा। लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक 370 खत्म होने की वजह से कंज्यूमर फोरम खत्म नहीं होनी चाहिए। जी। तो वहां पर भी इन्हें दरख्वास्त देनी पड़ेगी? हाँ, दरख्वास्त देनी पड़ेगी, केस फाइल करना पड़ेगा, वहां वकील के थ्रू करना पड़ेगा। जी। तो चलिए उम्मीद करता हूं आप एक नई कोशिश के तहत सिविल कोर्ट जाएं और नई दरख्वास्त के साथ वकील के साथ जो है अपने कानूनी मसले को हल करें। आइए एक और कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो। ठीक है। हेलो। हेलो। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब से पूछना ये है कि मैं, हमारे वालिद साहब जो है उनकी जो प्रॉपर्टी थी जो है हिब्बा की है, अनरजिस्टर्ड हिब्बा है और बॉन्ड पेपर पे 3 भाइयों को हम लोग जो है मोटेशन के लिए बल्दिया जा रहे हैं। बल्दिया वाले बोलते कि इस पे हम नहीं, मोटेशन चेंज ऑफ नेम नहीं करते और हम इसको प्रॉपर्टी बेचना है तो फिर हम इसको कैसा बेच सकते हैं? ठीक। जी ठीक है वकील साहब। हेलो। हाँ, मैं समझता हूँ कि हिबेनामा की जिसकी बात कर रहे हैं, तो अगर फादर ने हिबेनामा करा दिया है तो उसको अब भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, बाद में भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ, और रजिस्टर्ड कराने के बाद में तब उसको प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो अगर हिबेनामा है तो उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। जी बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। आप अपने हिबेनामा को रजिस्टर करा लें, उसके बाद आप प्रॉपर्टी को बेचने की जो आगे की कार्रवाई है वो आप कर सकते हैं। अली, चलिए एक और कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, कौन कहाँ से? जी, मैं मोतिहारी से जकाउल्लाह बात कर रहा हूँ। जी, सवाल करें। जी, मैं मेरा मकान के सामने से एक रास्ता लेना था जी। तो जमीन वाले से बात हुआ तो जमीन वाला बोला 10 लाख रुपया लेंगे हम तो आपको रास्ता देंगे। ठीक। हाँ, तो उसको 10 लाख रुपया हम लोगों ने दे दिया। ठीक। उसका कोई मतलब गवाही नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही 10 लाख रुपया उसको दे दिया। लेकिन बाद में उसने लगा 3-5 करने। जी। पैसा तो ले लिया लेकिन बाद में वो लगा थोड़ा नखरा करने लगा। ठीक। तो बहुत दबाव डालने के बाद वो एक वकील साहब से जी
लिखवाया एक वकील साहब से 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जी उसने लिखवा के दिया। 10 लाख की जगह 7 लाख पर ही उसने साइन किया। 7 लाख रुपए पर लिखवा के दिया उसने। अच्छा। और अब रह गया कि उसका साइन है, हमारा साइन है, और जो वकील साहब एग्रीमेंट किए थे उनका साइन है जी। तो रास्ता तो उसने दे दिया हमें जी। उसमें एग्रीमेंट में यही लिखवाया कि हमारे पड़ोसी हैं, इनको मैं रास्ता इतना इतना करके दे रहा हूँ। ठीक। हाँ, तो ये करके बन गया। वकील साहब उसका गवाह वकील साहब ही है और अच्छा। वकील साहब लिखे हैं और दोनों आदमी का गवाह है उसके ऊपर। यानी आपके वकील ही गवाह हैं आपके? हाँ, वकील। अब आपको दिक्कत क्या आ रही? रास्ता भी मिल गया, अग्रीमेंट भी हो गया, अब दिक्कत क्या है? उसने दस्तावेज नहीं कर रहा है। अच्छा, दस्तखत वो नहीं कर रहा है? दस्तावेज नहीं कर रहा, दस्तखत तो कर दिया जी, दस्तावेज नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा। चाहते हैं कि रजिस्ट्री करे वो जी, वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, सवाल समझ गया इनका। इस पर कोई ठीक है, ठीक है, वकील साहब समझ गए, आपको जवाब देंगे क्या करना है आगे। जी वकील साहब, आप जो आपके वकील साहब की मौजूदगी में पेमेंट हुई है, क्योंकि आपने कागज बनवा लिया है, बहुत अच्छा काम किया। आप उनको पहले अपने वकील साहब के जरिए से नोटिस दिलाइए कि हमने इस जगह के आपको इतने पैसे दे दिए और उसका एग्रीमेंट हुआ था, आपने रास्ता भी दे दिया है, हम इस रास्ते का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन इसके आपने कागज नहीं किए हैं, कागज कराइए। पहले नोटिस दे दीजिए। अगर नोटिस से काम नहीं चलता है तो फिर आपको सिविल कोर्ट में जाके दावा फाइल करना रहेगा कि इसकी सेल डीड कीजिए। फिर कोर्ट आदेश करेगी, ऑर्डर करेगी और फिर वो इसका बैनामा करेगी। जी, उम्मीद करता हूं आपका मसला हल हो जाएगा। वकील साहब ने अच्छा मशवरा आपको दिया है कि कैसे आपको अपने आगे की कार्रवाई करनी है। चलिए एक और कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो हेलो, सवाल सर, मैं अजीम बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी सर, अपना सवाल करें। सर, मेरे मुझे बाप दादा की प्रॉपर्टी थी सर कर्नाटक में जी। ये वहाँ पे क्या है बोले तो कोई लैंड के ऊपर जो कब्जा करके बैठे सर, ओपन लैंड है। अच्छा। 1 एकड़ 24 गुंठे बेच चुके हैं। सर्वे करने के लिए पोजीशन कब्जा नहीं बता रहे थे वहाँ पे जी। तो वहाँ पे क्या पोजीशन कब्जे के लिए तो क्या करना पड़ेगा वो समझ नहीं आ रहा सर। ठीक। हेलो जी वकील साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? वो वहाँ पे सर्वे करना है सर, सर्वे के लिए नहीं हो रहा। मेरा तकरीबन 80 साल पुराना अपना वालिद साहब भी ने बता दिए थे जी, दादा की प्रॉपर्टी तो वो है कब्रिस्तान है सर, कब्रिस्तान है। हेलो नहीं है सर, उस पर गवर्नमेंट कब्रिस्तान बोल के आया उस पे। अच्छा, आपके पास डॉक्यूमेंट है कुछ? प्राइवेट लैंड था वो। हेलो सर, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट है सर, सिटी सर्वे रिपोर्ट है सर मेरे पास जी, और मैप निकाला वहाँ पे जी, रनिंग डॉक्यूमेंट है। और वो रिकॉर्ड आउट करना चाह रहे थे वो लोग। ठीक, रिकॉर्ड कंटिन्यू करा सर वहाँ पे। तो अब सरकारी तौर पर दावा हो रहा है, सरकार की जमीन है। हाँ, सरकार जी अपना वेट करे तो मैं तहसीलदार को अर्जी दिया तो मैं ये बोल तो क्या एतराज है इस पे जी। तो तब आपको वो एक सरकार का नाम आके इस पे नहीं सुनिए, आपकी जो आबा अजदाद की, आपके दादा की जो जायदाद है सर, या नहीं तो मैं कुछ ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं सुनिए, ये जायदाद आपके दादा की है, ठीक है? हेलो 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 सर, हाँ, ये जायदाद आपके दादा की है और आपके पास उसके कागजात भी हैं। हाँ, सारे पेपर्स है सर, उस पर सरकारी कब्जा भी है। हेलो सर, हेलो आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल आ रही। आपको सरकारी कब्जा भी है आपका उस पर? कागजात है सर बिल्कुल। मैं चाह रहा हूँ कि क्या सरकारी कब्जा भी हुआ है उस पर? उर्दू में ये लिखे कि कब्रिस्तान में किसी का कब्जा नहीं है, सर्वे करते वक्त। जी, अभी सर्वे में क्या है उसमें? सर्वे में क्या आया है आपके पास, क्या क्या रिपोर्ट है? सर्वे में क्या है कि भाई इस जमीन पे कोई काबिज नहीं है कब्रिस्तान के उनके। ठीक ठीक, वकील साहब गवर्नमेंट लैंड आया सर। ठीक है, ठीक है, वकील साहब ने पूरी बात सुन ली। वकील साहब, इनकी दादा की जमीन है, इनके पास कागजात लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, ठीक है? हेलो न्यूज़ 18 ETV। वकील साहब, वकील साहब मेरी आवाज आ रही है? आप हैदराबाद का हेलो हेलो हेलो, वकील साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
लगता है मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, कुछ तकनीकी खराबी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और इंजाब का जो सवाल है वो सवाल भी रख लेंगे। वक्त है ब्रेक का। काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके तमाम कानूनी मसाइल और उलझनों पर आपको जवाब देंगे, मशवरा देंगे, तजवीज़ देंगे कि आपको अपने मसाइल कैसे कानूनी तौर पर हल करने होंगे। वकील साहब, एक ब्रेक से जाने से पहले एक साहब ने कॉल किया था, उनका ये कहना कि उनके दादा की जायदाद है, तमाम कागजात उनके पास है, लेकिन सरकारी सर्वे में ज़मीन के एक हिस्से पर कब्रिस्तान भी बताया गया है, ओपन लैंड है, तो वो अपनी उस दादा की ज़मीन को जो उनके पास कागजात हैं कैसे हासिल करें, चूँकि सर्वे में सरकारी तौर पर उसमें कब्रिस्तान बताया जा रहा है, उनके लिए दिक्कत ये है। देखिए, इसमें अगर कब्रिस्तान है तो ऑटोमेटिकली जगह जो है वक्फ बोर्ड को चली जाती है, और अगर कब्रिस्तान बताया गया तो कोई ना कोई गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए जी। अगर कोई गजट नोटिफिकेशन है तो उसको चैलेंज करने की सिर्फ हाई कोर्ट बनता है, और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करें और तमाम दस्तावेज लगाएं और ये कहें कि ये हमारे दादा की जगह थी और हमारे ये कागजी खसरा खतौनी सारी चीजें ये हैं, इसलिए अगर इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ है तो वो गलत हुआ है और इसको कैंसिल करके हमारी पर्सनल जायदाद डिक्लेयर किया जाए। तो इसको रिट फाइल करने का हाई कोर्ट है, तो इसमें रिट फाइल करनी चाहिए तमाम दस्तावेज के साथ में, इन्हें वकील इंगेज करना पड़ेगा और तब होगा जी। सर, एक चीज़ और है कि उस ओपन लैंड पर जैसा कि उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान बताया गया है, और अगर वहाँ कुछ खबरें भी बनाई गई हों, मौजूद हों, तो उसके लिए फिर और दिक्कत होगी उनको, कैसे ये मामला हल होगा फिर? नहीं, देखिए, अगर इनका कहना ये है, देखिए एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कब्रिस्तान होता है तो उसका गजट नोटिफिकेशन होता है जी, और गजट नोटिफिकेशन अगर नहीं है जी तो फिर वो प्राइवेट कब्रिस्तान हो सकता है, तो उसका लैंड यूज ये चेंज करा सकते हैं ठीक। लेकिन गजट नोटिफिकेशन अगर है तो उसको चैलेंज करने की सिर्फ रिट पिटीशन है और वो हाई कोर्ट में है। ठीक, इत्तेफाक से मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का भी मेंबर हूँ जी जी, तो रोज कब्रिस्तान के इश्यूज आते हैं, तो इसलिए मुझे मालूम है जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी रहनुमाई है आपकी और सही मशवरा है कि कैसे इस मामले को हल करना है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ साहब को अगर ऐसा है तो अगर नोटिफिकेशन है तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। चलिए, यानी हाई कोर्ट में ही इनको जाना पड़ेगा इस मामले को लेकर? हाँ, हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, और जो गजट नोटिफिकेशन होगा उसको चैलेंज करना पड़ेगा कि हमारी जद्दी जायदाद है और इसमें इसको नोटिफिकेशन कर दिया गया है और ये गलत है। जी जी जी, शुक्रिया बेहद वकील साहब, आपने अच्छी रहनुमाई की इंसाफ की। चलिए, एक और कॉलर है, उनको जोड़ लेते हैं। हेलो हेलो सर। हेलो, कौन कहाँ से? हेलो सर, भाई ये सरानगुट्टे से बात करो सर, हैदराबाद क्या जी, सवाल करें अपना। सर, एक पट्टा लैंड जमीन थी सर, वो 71 के अंदर जो है 55 में जो है कोई पटवारी नाम किसी दूसरे का डाल दिया जी, तो 28 गुण का क्लियर स्टेटस है, अब वो प्लॉटिंग भी कर दिया सर, उसको मकाने भी बन गए वहाँ पे ठीक। हाँ, वो क्लियर निजाम सरकार के दौर का क्लियर पट्टा था, हमको मालूमात नहीं थे सर। जब पेपर लेके जाने के बाद मालूम हुआ कि कोई दूसरे 15-20 सालों का मकान बना है, क्या करना पड़ेगा? तो मसला क्या है आपका? हम है सर, तो क्योंकि जमीन का ओनर है वो, उसको कुछ मुआवजा मिलेंगे क्या सर? जमीन के ओनर को कुछ पैसा मिलेंगे क्या सर पट्टेदार को? वकील साहब, आप इनके सवाल को समझ पा रहे हैं? नहीं सर, मुझे सवाल आप अपने सवाल को थोड़ा रिपीट कर लें। जमीन किसकी थी, क्या हुआ है? पूरा जितने भी लैंड है ना सर, वो बॉर्डर जमीन है, हमारा पट्टा लैंड क्लियर है सर। ठीक, क्या वहाँ पे जमीन पे क्या पूरे लोग प्लॉटिंग हो गए, मकान बन गए, 20-25 साल का पेपर चेक करे तो वो जमीन हमारे नाम पे निकली। ठीक, अब हम अपनी जमीन का पैसे के लिए हम कोर्ट जा सकते क्या सर? तो जब कागजात आपके पास थे तो कैसे, मतलब ये प्लॉटिंग हो गई, कैसे कुछ हुआ है? वो क्या हुआ सर, हमारे वालिद साहब को ये लोग और नहीं बताए हमारी कितनी प्रॉपर्टी है उनकी। क्या जब हमको मालूम हुआ तो इल्म हुआ इस बात का जी, ये प्रॉपर्टी अपनी है। तो क्या उसके कागजात आपके पास है अभी? बिल्कुल क्या है सर पूरे। तो जो प्लॉटिंग हुई है वो मकानों की रजिस्ट्री भी हो गई होगी फिर? रजिस्ट्री नहीं सर, वो ये कुछ रेगुलराइज के लिए जा रहे थे, मैं रुकाया नोटिस देके, रेगुलराइज नहीं होना इस पे, LRS के लिए हम है जी, LRS को रुकाया आपने? जी, मैं वहाँ पे अर्जी दे दिया सर पूरे
रजिस्टर्ड नहीं हुए अभी, मकान जो बने वो रजिस्ट्री नहीं हुई उसकी, नहीं हुई सर अभी। और उसके कागजात अब आपको मिले हैं 25 साल बाद? अब मेरे को कागजात मिले सर। ये खराब हो जाएगी। ठीक ठीक। वकील साहब, इनकी पट्टे की जो ज़मीन थी उसकी प्लॉटिंग हो गई, मकानात बन गए, रजिस्ट्री नहीं हुई है, रेगुलराइज के लिए जा रहे थे, रुकी हुई हैं, और इनको अब पता चला है कि ये सारी ज़मीन इनकी है। अब ये कैसे उस मामले को हल करें, क्या कुछ उसमें हासिल कर सकते हैं? इसमें ये बिल्कुल सही है इनका, दीवानी कोर्ट को अप्रोच करें वकील इंगेज करके, और उस पर कंस्ट्रक्शन को फौरन रुकवाएं, रजिस्ट्री करने को फौरन रुकवाएं, और ये उसका कब्जा खुद वापस लें, तो ये दावा फाइल कर सकते हैं और इनको ये मिल जाएगा अगर इनके पास पूरे कागजात हैं तो। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा कि आपके पास जो भी पेपर हैं कानूनी तौर पर जो आपको लगता है कि ये सही है तो, और रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो आप अदालत जाएं, चैलेंज करें उसको, आपको वापस उसका हक मिल सकता है। तो बहरहाल ऐसे कई मसले अक्सर आया करते हैं कि साहब कागज़ क्या हैं, किस तरह के जो है एग्रीमेंट हुए हैं, किस तरह के कागजात बाप दादा की जायदाद की आपके पास हैं, उसको स्टडी कर लें पहले उसकी कि किस तरह आपको अगर बेचना भी है, ज़मीन अपनी जायदाद बेचनी है, तो उन कागजात को वकील के साथ बैठकर मशवरा कर लें कि साहब इसके दावेदार कौन कौन हैं। जो आज तो हालांकि इतना आसान चीज़ें हैं, लोगों को आमतौर पर पता है कि आपको अखबारात में भी इस तरह की तफसील देनी पड़ती है, नोटिस देनी पड़ती है, ताकि कोई दावेदार हो तो दावा उसका जो 7 दिन या 21 दिन जो भी है उस दरमियान में वो अपना दावा पेश कर सके। दावा पेश न करने की सूरत में फिर आप उसको आगे कार्रवाई बढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोगों को, जैसा कि अभी हमने ये सवाल लिया कि 25 साल बाद इनको पता चला कि पट्टे की ज़मीन इनकी अपने वालिद की, दादा की है, और उस पर प्लॉटिंग हो गई, लोगों ने मकान बनाए, रजिस्ट्री नहीं हुई है फ़िलहाल, तो एक हद तक उनके पास अभी मौका है कि उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन कागजात, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं अपनी जायदादों के, उसको एक बार ज़रूर देख लें, या अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने वकीलों से या किसी भी अपने वकील से मशवरा कर लें कि हमारी जगह फ़लाँ जगह जायदाद है, उसको हमें, या अगर कब्ज़ा हुआ तो वापस कैसे लेना है। अगर नहीं ओपन लैंड है तो फिर आप अपने तौर पर जो कुछ कर सकते हैं वो करें। ये नहीं कि आपकी जायदाद, ज़मीन जो है आपके हाथ से चली गई, कागजात आपके पास हैं, दूसरों ने दूसरे कागजात एक तरह से बनाए फॉर्जरी करके, या जिस तरह से भी उसकी रजिस्ट्रियाँ भी हो गई, तो एक तरह से एक धोखा तो आपके साथ हुआ है। लेकिन ये आपकी लाइल्मी और आपकी गफलत की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाया करती हैं। तो जायदाद और कागजी कार्रवाई के मामले में हमेशा थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें, ताकि आप इस तरह के मामलात में उलझन का शिकार ना हो। आइए एक और कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो जी। हेलो, कौन, कहाँ से? दिल्ली से जी, सवाल करें अपना। जी वकील साहब, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जी। 20 लाख रुपए का चेक दे दिया है मुझे, और वो बाउंस हो गया है। चेक बाउंस हुआ है? हाँ, चेक बाउंस हो गया है 20 लाख रुपए का जी। और नाम उसमें हमने खुद लिखा था, और यूँ कहता है जी मेरी तो चेक बुक गिर गई, मैंने तो कंप्लेंट करवा रखी है जी। और भी इस तरह के कई लोगों को चेक दिए, उस आदमी ने 1.5 करोड़ रुपए के इस तरह से चेक दे दिए जी, और यूँ कह रही है जी मेरी तो चेक बुक गिर गई और मैंने तो कंप्लेंट करवा रखी है। अब हमने उसके ऊपर 138 का मुकदमा कर दिया है, तो वो यूँ कह रही है मैंने तो वकीलों की लाइन लगा रखी है कोर्ट में। बताइए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, चलिए वकील साहब जवाब देंगे। जी वकील साहब। देखिए, आपने बिल्कुल सही स्टेप लिया है। सेक्शन 138 138 का मुकदमा दर्ज किया है उसके खिलाफ। आपके पास यही रास्ता था जी। और उस पे अगर आप ये साबित कर पाएंगे कि ये जो चेक था उसने इशू किया था और अगेंस्ट द कंसिडरेशन था, यानी वो चेक किसी वजह से किसी कर्ज को अदा करने के लिए आपने दिया था जी, तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी इसमें। लेकिन अगर चाहें तो आप सिविल रिकवरी का भी सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल रिकवरी का सूट ये है कि अगर 20 लाख का चेक है तो उस पर आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी और सिविल कोर्ट में मुकदमा इस 20 लाख को वापस लेने के लिए करना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर साबित करना पड़ेगा कि ये जो चेक था किसी कर्ज की अदायगी में दिया था उसने, मतलब किसी वजह से दिया था, ऐसा नहीं है कि साहब सिर्फ चेक दे दिया। ठीक ठीक, बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वकील साहब, हम ब्रेक के लिए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप अपने सवालात को तैयार रखें, एक कागज़ पर लिख लें कि आपको क्या मसला है और इस सिलसिले में क्या मशवरा लेना है वकील साहब से। खैर मकदम है
हमारी इस खास पेशकश में लोग मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं और वकील साहब इत्मीनान बख्श जवाबात भी दे रहे हैं। आप अपने सवाल वकील साहब से कर सकते हैं, कानूनी मशवरा और तजवीज़ ले सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए सिर्फ तजवीज़ है, एक मशवरा है, लेकिन आप अपने कानूनी मसाइल को अपने वकील के साथ बाकायदा बैठ कर कागजी कार्रवाई के साथ अपनी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपको एक तरह से एक राह दिखाएगा, एक समत दिखाएगा, आपकी रहनुमाई करेगा कि आपको कैसे अपने कानूनी मसाइल को हल करना है। वकील साहब हैं हिमाल अख्तर साहब हमारे साथ जुड़े, आप अपने सवाल रख सकते हैं। वकील साहब, अक्सर कुछ सवालात हम अखबारात में देखते हैं, इस तरह की खबरें आती हैं, हम भी रोज़ाना ख़बरों में देखते हैं कि जायदाद का झगड़ा है, कि माँ बाप गुजर गए, कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, कोई एक तरह से जिस तरह से बच्चों के नाम किया जाता है नहीं है, बाप की जायदाद है माँ बाप की, लेकिन भाइयों ने रख ली, बहनों को उन्होंने जायदाद नहीं दी। बहनों को ये कहा कि हमने आपकी शादियाँ कर दी है, लिहाजा हम आपको जायदाद नहीं देंगे। तो इसमें कानूनी तौर पर कैसे बहनें अपना हिस्सा हासिल करें? देखिए, बहनों का हिस्सा हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग भी बनता है और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग भी बनता है। अगर वालिदैन कोई कागज नहीं छोड़ के जाते हैं तो जैसे हिंदुओं में तो बनता है बराबर का हिस्सा, 2 भाई और 2 बहनें हैं तो और एक माँ है तो सबको 1/5 हिस्सा मिलेगा जी। लेकिन मुसलमानों में शरीयत के लॉ के अकॉर्डिंग लगता है और शरीयत के अकॉर्डिंग बहन का जो हिस्सा होता है वो भाई से आधा होता है जी। अगर सपोज एक भाई और 2 बहनें हैं जी, तो भाई को 1/2 मिलेगा जी और बहनों को दोनों को 1/4 और 1/4 मिलेगा। ठीक, तो हर हालत में हर एक्ट के मुताबिक बहनों का हिस्सा बनता है जी। और अगर जैसे पहले हिंदू एक्ट में था कि बंटवारे के लिए बहन नहीं जा सकती थी, लेकिन अब वो भी कानून अमेंड हो गया है। वालिदैन की प्रॉपर्टी है और अगर हिस्सा नहीं दिया जाता है तो बंटवारे का केस फाइल करके अपना हिस्सा ले सकती है, हिंदू एक्ट के मुताबिक भी और शरीयत एक्ट के मुताबिक भी, क्योंकि मुसलमानों पे शरीयत एक्ट लगता है और हिंदुओं पे हिंदू सक्सेशन एक्ट लगता है। तो बहनों का हिस्सा बनता है, देना चाहिए हर हालत में। भाइयों का ये दावा कि हमने पैसा खर्च किया है आपकी शादी में, उसी को हिस्सा मान ले। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये मिसकंसेप्शन है और हमें बहनों को और बेटियों को उसी नजर से देखना चाहिए जिस नजर से हम बेटों को और भाइयों को देखते हैं। बेशक तो और उनका कानून ने उनका इख्तियार दिया है, उन्हें लेना चाहिए। कुछ मिसकंसेप्शन है कि लेती नहीं है, बुरा समझा जाता है, इसको दूर करना चाहिए। जितना वालिदैन का मतलब बेटियों का जितना हिस्सा बनता है उनको उनका मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने तफसील से इस पर रोशनी डाली। आइए एक और कॉलर हैं, जुड़ गए हैं, जोड़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी, मैं महबूब नगर तेलंगाना से बात। जी, सवाल करें। मेरा नाम मोहम्मद आबिद अली है। जी जी जी, हमारे वालिद की 8 एकड़ जमीन है जी, उसमें एक भाई एक बहन है, दोनों ठीक। तो शर्ई हिसाब से मेरे बच्चा हिस्सा है जी, शरई हिसाब से हमारे बहन को कितना था? बहन को कितना हिस्सा दिया जाए? कितने एकड़ है? 8 एकड़। 8 एकड़ है जी वकील साहब। 8 एकड़ है तो आपका बहन का हिस्सा आपसे आधा बनता है मुस्लिम लॉ के मुताबिक, यानी 1 रुपये में आप जितना हिस्सा आपको मिलता है आपसे आधा हिस्सा बहन को मिलेगा जी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आपको जवाब मिल गया होगा। एक अगले कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो 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 हेलो, एक और कॉलर है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है लेकिन मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, क्या वजह है पता नहीं, तकनीक। हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए आवाज़ नहीं पहुंच रही है, कुछ तकनीकी खराबी। सर आपने जिस तरह से कहा कि हर हालत में बहन को उनका हिस्सा देना चाहिए भाइयों को, लेकिन उमूमन अक्सर ये होता है कि माँ बाप अपनी ज़िंदगी में ही तकसीम अमल में ला लें, भाई बहनों को जायदाद की तकसीम कर दें, तो कानूनी मसाइल से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। क्या मशवरा देंगे? बचा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो फिर उनके पास में सिविल कोर्ट का रास्ता बचता है और बहनों को अपना हिस्सा जाके मांगना चाहिए। जी जी जी, चलिए एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो
हेलो हेलो हेलो, कौन कहाँ से? मैं जाहिद बोल रहा हूँ भोपाल से। जी सर, सवाल करें। ये हिबानामा और वसीयत को रजिस्टर कराना जरूरी है। हिबानामे को और हिबानामा और वसीयत, ठीक ठीक, और रजिस्ट्रार के पास क्या ओरिजिनल कॉपी जमा होती है? ठीक है। मैंने वसीयत को रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है, जी। नंबर 1। हिबानामा को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, और रजिस्ट्रार एक ओरिजिनल अपने पास रखता है और उसी की एक सर्टिफाइड ओरिजिनल आपको देता है। जी, चलिए, उम्मीद करता हूं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो ये हो गया जायदाद का मामला। वकील साहब, जिस तरह से जायदाद बहुत छोटी है और मेंबर ज़्यादा हैं, जैसा कि हमने कहा कि भाई बहन ज़्यादा हैं, तो उस जायदाद में तो हिस्सेदारी थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो उस जायदाद की तकसीम कैसे अमल में लाई जाए? हाँ, उसका सॉल्यूशन कोर्ट देती है, और कोर्ट पहले कहती है कि आपस में बैठ के कंप्रोमाइज कर लो और इसकी कीमत लगवा लो, और आपस में कीमत के हिसाब से उसको पैसे को बांट लो। जी। अगर फरीकैन उस पे मुत्तफिक नहीं हो पाते हैं तो फिर कोर्ट उसको ऑक्शन का इजाजत दे देती है, और ऑक्शन कराने के बाद में जिसका हिस्सा जितना बनता है उसको दे देती है। जी। पहले खरीदारी का इख्तियार उसी को बनता है जो जानशीन होता है। जी। तो अगर नहीं हो पाता है तो फिर कोर्ट के पास ऑप्शन रह जाता है कि उसको ऑक्शन करा दे, गवर्नमेंट का ऑक्शन करा के पैसा जमा करा के जितना हिस्सा बनता है उसको दे दे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन कहाँ से? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, हैदराबाद तेलंगाना से बोल रही हूँ भाई। जी, सवाल करें अपना। हाँ, सवाल ये भाई, हम लोग सऊदी अरब में 20 साल से मुकीम थे। जी। उसके बाद वापस आए तो जो हमारे जमीनात थे जी, तो महेश्वरम मंडल आता, वो पहाड़ी से आगे है। जी जी। 235 एकड़ मेरे शोहर के नाम से थे। देवेंद्र गौड़ जो है दूसरों को पूरे पटा कर दिए, अपने नंबरों को पटा कर दिए। बोले जब हमारे मियाँ देवेंद्र गौड़ से मिलने गए तो खतरनाक तरीके से रिफ्यूज करा उन्हें। ये बोला कि तुम्हारी जमीन थे, तुम वहाँ नहीं थे, हम जो है दे दिए गरीबों को। तो भाई कैसा दिए? हम पूछे कैसा सवाल किए, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, हमारी जमीन कैसा दिए? और ये जमीन मामूली जमीन नहीं है, हमको निजाम फैमिली से आई तो है जी, और इनाम की जमीन है। ऐसा आप किसी को कैसा दे सकते? गवर्नमेंट की जमीन नहीं है, हम लोग ओनर जिंदा हैं जी, तो आप ऐसा कैसा दे? क्या जवाब दे रहा? कमी ना नहीं, आपके पास आपकी जमीन के कागजात हैं पूरे? जी जी, जलील वो देवेंद्र का होम मिनिस्टर जो नहीं, आपके पास सुनिए, आपके पास आपकी जमीन के सारे कागजात हैं? जी जी जी, उन्हें जवाब आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है अभी तक? अरे भाई कुछ नहीं करे, उसका जवाब सुनिए, उन क्या बोल रहा हमको। नहीं, उनको छोड़ दीजिए, वो तो काबिज हैं कानूनी कार्रवाई के लिए। ठीक है, वकील साहब आपको कानूनी रास्ता बताएंगे कि क्या करना है। वकील साहब, इनके पास इनाम की ज़मीन है निज़ाम दौरे हुकूमत की, और सरकार ने उसको पट्टे के तौर पर लोगों को तकसीम कर दिया है, तो अब ये आगे अपनी उस जायदाद को कैसे हासिल करें? इनके पास अगर कागजात हैं पूरे तो उसको वापस लेने के लिए सिविल कोर्ट में दावा कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने किया है, नोटिफाइड किया है, तो उसका गजट होता है बेसिकली। जी। अब मैं आपको फिर अर्ज करूंगा कि गजट को चैलेंज करने के लिए ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ हाई कोर्ट में होती है। जी। तो अगर गलत बुनियाद पर किया है, गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया है, तो उसको चैलेंज करने के लिए द हाई कोर्ट इज द ओनली ज्यूरिसडिक्शन। तो हाई कोर्ट पे जाकर पिटीशन फाइल करके उसको कैंसिल करा सकते हैं और अपनी जमीन वापस दे सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ मोहतरमा आपको जवाब मिल गया होगा कि सरकारी तौर पर इस तरह की चीज़ें होती है। लीडरों के मामले में आप परेशान न हो, अदालत आपके लिए एक अहम रास्ता है। तो हाई कोर्ट आप जाएं तमाम कागजात लेकर और उसको चैलेंज करें कि सरकार ने इसको कैसे गजट जारी किया है, कैसे इसको पट्टे में तकसीम किया है। एक और कॉलर आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं हैदराबाद मलकपेट से। जी, सवाल रखें अपना। सवाल, हिंदुओं में जायदाद में लड़कियों को 50% हक है, तो शरीयत में भी हक है ना? इसकी कुछ वजाहत फरमाएं। ठीक है। हाँ, मैं आपको बता दूं, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग लड़की को लड़के के बराबर शेयर दिया जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक जी, लेकिन शरीयत के मुताबिक लड़कियों को आधा हिस्सा दिया जाता है। तो क्योंकि शरीयत एक्ट लगता है, तो अगर मान लीजिए दो लड़के, एक लड़का है और दो लड़की हैं,
तो लड़कियों को आधा, लड़के से आधा हिस्सा मिलेगा, और अगर हिंदू एक्ट में बराबर का हिस्सा मिलता है। यानी 100 में से लड़के को 50 और दोनों लड़कियों को 25-25 मिलेगा। दोनों को 25-25। ठीक ठीक। इनका सवाल ये है कि हिंदू एक्ट में जब मिलता है तो फिर मुस्लिम एक्ट में ये क्यों बराबर नहीं है, ऐसा अगर इनका सवाल ये है तो देखिए, ऐसा है, ये आप ही ने कहा है कि आपके ऊपर पर्सनल लॉ लगेगा। बिल्कुल। तो मुस्लिम शरीयत एक्ट लगेगा। ठीक। अगर आप ये कहते साहब हम पे शरीयत एक्ट नहीं लगता, हम मुस्लिम रिलीजन को नहीं मानते, हम मुसलमान नहीं है, तो फिर आपको वो लग जाएगा। तो आपकी चॉइस, दैट इज योर ओन चॉइस। बिल्कुल। आप मुसलमान है तो आपको शरीयत एक्ट मानना पड़ेगा। बिल्कुल। वकील साहब हिमाल अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे नाजरीन को तशफ़ी बख्श जवाब देने के लिए। बहुत अच्छा लगा। बेहद शुक्रिया आपका हमारे नाजरीन को, आपने बहुत अच्छी रहनुमाई की। तो नाजरीन, आज वकील साहब में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। आदाब।